Hello everyone. Today we'll start Indian Constitution, which is very first unit of your paper 2 legal aptitude and logical reasoning. So in this video, we'll understand the basics of Indian Constitution, how it was formed, what are the features of Indian Constitution, what are the parts of Constitution, how it functions and how it is finally implemented. So let's start friends. So, as you can see, this is picture of preamble to Constitution of India. Our Constitution starts with preamble. तो जब भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखना शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आता है प्रियम्बल जो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा इसमें क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे कैसे ये फंक्शन करेगा और इससे हमारी कंट्री क्या क्या फायदे ले सकती है तो ये है प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब हम पढ़ते हैं ये प्रियम्बल का क्या मतलब है और इसके कंटेंट से हम क्या समझ सकते हैं सबसे पहली चीज प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पीपल ऑफ इंडिया ने खुद को दिया है मींस कॉन्स्टिट्यूशन किसी और अथॉरिटी ने इंडिया पे इम्पोज नहीं किया है इट इज द कॉमन चार्टर विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया एंड गिवन बाय पीपल ऑफ इंडिया टू देमसेल्व्स सो प्रियम्बल क्या है प्रियम्बल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एम्स एंड एस्पिरेशन शो करता है सिंस कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय पीपल ऑफ इंडिया to our country, it shows aims and aspirations of people of India. Let's see क्या है वो aims and aspirations. जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा था preamble of constitution start होता है स्टेटमेंट से we the people of India. We the people of India शो करता है ये स्टेटमेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया की तरफ से ही इंडिया को दिया गया है सो क्या बोलता है we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic. So जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारा प्रियम्बल कुछ ऐसे दिखता था हमारे प्रियम्बल ने ये डिफाइन किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया है इंडिया को टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ sovereign democratic republic. बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दो और वर्ड्स इंक्लूड कर दिए हमारे प्रियम्बल में जो ये बोलता है सोशलिस्ट और सेक्युलर सो अब जो हमारा प्रियम्बल है वो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic nation so we must first understand what are these five terms which are specially included in our preamble. First thing is sovereign. Sovereign means free. हमारी जो कंट्री है ये जो sovereign वर्ड है प्रियम्बल में वो ये डिफाइन करता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर कंट्री इज टोटली फ्री देर इज नो किंग और क्वीन रूल इट इज अ रूल ऑफ पब्लिक तो ये sovereign कंट्री है मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल अथॉरिटीज फ्री नेशन सेकेंड टर्म है सोशलिस्ट सोशलिस्ट ये बताता है कि हमारी जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए ऑपरेट करेगा जो हमारी सोसाइटी है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा उनके बेनिफिट्स के लिए काम होंगे इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा मींस इट विल फंक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी सेकेंड है सेक्युलर ये टर्म हम आजकल बहुत सुनते हैं बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस इश्यूज पॉपिंग इन आवर कंट्री सो सेक्युलर मीन्स अ नेशन विच इज नॉट रूल्ड बाय अ सिंगल रिलीजन सेक्युलर नेशन का मतलब होता है जिसमें जितने भी रिलीजन जितने भी डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा मतलब कोई एक रिलीजन प्रधान नहीं होगा जितने भी रिलीजन है सब इक्वल होंगे सो आवर नेशन इज सेक्युलर नेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान बोलता है वो इस्लामिक रिपब्लिक है तो इस्लामिक रिपब्लिक उसके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है मतलब उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन कर दिया है कि वो इस्लामिक नेशन है तो उसे हम सेक्युलर नहीं बोलेंगे फिर आता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक को फ्रेंड्स हम इस टर्म से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक मीन्स
one person, one vote, right? So democracy is nothing but a political independence to people of India, where each and every citizen of the country who is of age above 18 years is eligible to vote. एंड उसके वोट के आधार पे रूल डिसाइड होगा, उसके वोट के आधार पे ही लेजिस्लेशन डिसाइड होगा कंट्री में. देयरफॉर आवर कंट्री इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक इज वर्ड सिमिलर टू डेमोक्रेटिक. रिपब्लिक का मतलब होता है वो नेशन जिसका जो हेड है वो कैसे इलेक्ट होता है, इज इलेक्टेड थ्रू पब्लिक, इलेक्टेड और री इलेक्टेड थ्रू पब्लिक. तो हमारे केस में हमारे नेशन का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्रेसिडेंट है. एंड ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? तो ये हो गया वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर प्रियम्बल. सवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेशन. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ प्रियम्बल में. अब प्रियम्बल बनाया गया है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, liberty, equality, fraternity, integrity and unity of the nation. So इसको भी हम वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, ये प्रियम्बल बनाया गया है सिटीजन्स को क्या देने के लिए? जस्टिस. कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. मतलब हमारी कंट्री का हर एक सिटीजन के पास राइट है जस्टिस का, सोशल जस्टिस का, उसे सोसाइटी में इक्वली कोएग्जिस्ट करने का राइट है. उस कोई भी कम और ज्यादा नहीं है हमारी सोसाइटी में, एज पर प्रियम्बल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओरिजिनलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? जस्टिस दी जाएगी सारी सिटीजन्स को. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सब लोग इकोनॉमिकली इक्वल होंगे, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी काम करने की, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी इनकम अर्न करने की. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द सिटीजन शुड ऑल्सो बी इक्वल. एंड फाइनली अ पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हर एक सिटीजन के पास राइट होगा कि वो पॉलिटिकली अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सके, पॉलिटिकली अपना फ्रीडम एक्सप्रेस कर सके. सेकेंड पॉइंट आता है लिबर्टी. लिबर्टी वाला जो पॉइंट है प्रियम्बल का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन इम्प्लीमेंट करता है. मतलब हमारे प्रियम्बल में ये कहा गया है कि हर एक सिटीजन के पास लिबर्टी होगी. लिबर्टी किस चीज की? थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने की, जो वो सोचता है वो एक्सप्रेस करे. बिलीफ, किसी भी चीज में बिलीव करने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता. फेथ, किसी भी रिलीजन, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कास्ट, किसी भी चीज में वो फेथ रख सके, किसी भी कंसेप्ट पे वो फेथ रख सके. एंड वर्शिप, he or she has right to practice any kind of religion and worship any god, right? फिर हम आते हैं इक्वालिटी. सो हमारा प्रियम्बल ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को टोटल इक्वालिटी मिले in the sense of status and also in the sense of opportunity. उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा हर एक सिनेरियो में. देन फोर्थ पॉइंट है फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड. तो हमारा प्रियम्बल सिखाता है हमें ब्रदरहुड. मतलब जो सिटीजन्स हैं उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होनी चाहिए कंट्री में रहने के लिए. एंड सेकेंडली उन्हें सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, उनके बीच में भाईचारा होना चाहिए. और लास्ट पॉइंट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा कि कंट्री के सिटीजन यूनाइटेड रहे. और सेकेंडली इंटीग्रेट, उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी जो स्टेट के प्रति, नेशन के प्रति जो ड्यूटी है, दैट शुड बी डन थ्रू इंटीग्रिटी. दे शुड हैव एन इंटीग्रिटी टुवर्ड्स देयर नेशन इन विच दे आर लिविंग. तो ये तो हुआ प्रियम्बल. अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंक्शन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है क्या? तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये है. कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं. इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 22 पार्ट्स थे, बाद में 3 पार्ट्स ऐड किए गए. तो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, जो कि डिवाइडेड है नंबर ऑफ आर्टिकल्स में. हर एक पार्ट्स में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, राइट?
एंड आर्टिकल्स कितने हैं, 1 से 395 तक। बट फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं। दिस वाज द नंबरिंग विच वाज गिवन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर सपोज बीच में कोई अमेंडमेंट आता है, तो सपोज 6 आर्टिकल के बाद कोई अमेंडमेंट लाना है, तो उसे हम नंबर देंगे 6A। देयरफॉर नंबरिंग ऑफ द आर्टिकल्स डजंट चेंजेस, 6A, 6B, 6C, 6C ऐसे करके नंबर देंगे। 72 के बाद कोई आर्टिकल आना है, 72 और 73 के बीच में, तो 72A नंबर देंगे। और सपोज ये ए सीरीज एग्जॉस्ट हो जाती है, जेड आ जाता है, 72 जेड तक आ जाता है, तो 72 डबल ए से शुरू हो जाएगा नंबरिंग। बट आर्टिकल की जो नंबरिंग है 1 से 395, न्यूमेरिक जो नंबरिंग है वो नहीं चेंज होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जिस डेट को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेंड्स बहुत सारे फीचर्स हैं, बट द ओनली फीचर्स विच आर रेलेवेंट फॉर CSET, CS एंट्रेंस एग्जाम, आर दीज। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश में सबसे सुप्रीम होगा। सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस हर एक से सुप्रीम होगा। कोई भी लॉ ऐसा नहीं फॉर्म हो सकता है जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर्स डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंडली, सेक्युलर नेचर, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था, हमारा नेशन सेक्युलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, उसमें किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन का जिक्र नहीं है, सारे रिलीजन इक्वल है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब सेंटर पे यूनियन गवर्नमेंट पावर्स एक्सरसाइज करती है और हर स्टेट की अपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफरेंट हो सकती है। तो स्टेट के पास कुछ सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर्स है, सेंटर के पास सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर्स है, एंड कुछ पावर्स ऐसी है जो सेंटर स्टेट के ऊपर एक्सरसाइज करता है, बट दे बोथ हैव सेपरेट पावर्स। थर्ड है फोर्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फोर्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे कोर्ट है, वो यूनियन और स्टेट से इंडिपेंडेंट है, मतलब उनके ऊपर कोई और अथॉरिटी अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती। हमारी जुडिशरीज, हमारा जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, राइट। उसके बाद आता है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को क्या देता है, फ्रीडम एंड डिग्निटी, डिग्निटी से अपनी लाइफ जीने का हक। सो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फिर है फेडरल कैरेक्टर, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि नहीं है। So there is debate on this point, but more or less our constitution is of federal nature. डी जैसे जो डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वही डिफरेंस होता है यूनिटरी एंड फेडरल में। तो किसी किसी बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है, बट हमारे केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब government is elected by the people, they are for the people, right? The republic is the head, it is head nation which is headed by a person who is elected directly or indirectly by its citizens, and every citizen has right to vote, not every citizen eligible citizen. Then there is a parliamentary system of government, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लेजिस्लेशन है, वो कैसे एक्सरसाइज होगा, थ्रू द पार्लियामेंट। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फ्रेंड्स हम लोग सारे पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ वो पार्ट्स पढ़ेंगे जो आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट है। तो आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट सिर्फ इतने ही पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से शुरू होता है, 35 पे खत्म होता है। पार्ट 4 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं स्टेट्स को लेजिस्लेट करने के लिए, मतलब स्टेट्स अगर कोई लॉ बनाना चाहता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहता है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रख के बनाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं 36 से 51। फिर एक नया पार्ट ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे सिटीजन्स को ये बताता है कि नेशन के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज है। देन पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट,
जो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है, यूनियन गवर्नमेंट के अथॉरिटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, एवरीथिंग अबाउट फंक्शनिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. And similarly is part 6, which shows everything about state government. So part 5 is from 52 to 151 article, and state government wala hai 152 से 237 article. So these are only the parts which are relevant for CS entrance. अब हम देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है. फ्रेंड्स, इस पे एमसीक्यू बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में, तो प्लीज इसको आप ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम देखते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं. मतलब अगर हम किसी कंट्री को या किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सबसे पहले है डुअल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर की गवर्नमेंट अलग होनी चाहिए, स्टेट की गवर्नमेंट अलग होनी चाहिए. Then second, distribution of powers. There should be clear demarcation and distribution of power between center and state. Third, supremacy of constitution. मीन्स उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होना चाहिए, उससे सुप्रीम कुछ भी नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशरी से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए. दिस इज वेरी स्पेसिफिक थिंग. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए. एंड लास्ट, देयर शुड बी वेरी रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंड कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए देयर शुड बी वेरी रिजिड प्रोसेस. सो अब हम देखते हैं ये सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी. सबसे पहले हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है डुअल गवर्नमेंट. सो हमारे केस में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है. यूनियन, हम डुअल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं. और हमारा यूनियन एंड स्टेट कहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से. सो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम फीचर फुलफिल करते हैं. Distribution of power between state and center. Yes, there is distribution of power, both executive as well as legislative power between union and state. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, जिसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो स्टेट लिस्ट में दी गई है जिसमें स्टेट लॉ बना सकता है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो यूनियन लिस्ट में दी गई है जिसमें सिर्फ सेंटर बना सकता है लॉ, एंड एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंटर एज वेल एज स्टेट अप लॉ बना सकता है. फिर आता है जुडिशरी. हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. हमारी एपेक्स कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सो ऑन. सो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट हमारी हेड ऑफ जुडिशरी है, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. सो इससे हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली फेडरल है, बट उसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स है. जैसे जुडिशरी हमारी सेंटर पे है, जुडिशरी डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी यूनियन एंड स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है. तो कुछ सेंट्रल फीचर्स हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स है, बट ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल. बट इफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है कि XYZ है, देन आंसर होगा फेडरल है. अब हम देखेंगे कौन से ऐसे दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेट डिसाइड कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड कर सकते हैं. आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368. ये दोनों फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिए. सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 क्या बोलता है, The state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by Constitution. मतलब neither central government nor state government कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो एग्जिस्टिंग राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या उसको ले पाए या उसको अब्रिज कर पाए. मतलब एग्जिस्टिंग राइट्स विच आर गिवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे और कैन नॉट बी मिनिमाइज, कैन नॉट बी चेंज by any law made by state or center. सेकेंड चीज, कोई लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो लॉ बन गई है इन कॉन्ट्रवेंशन टू राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस लॉ को टू द एक्सटेंट इट इज कॉन्ट्रवीनिंग एनी
part of the constitution, it will be treated as void, right? तो आर्टिकल 13 दो चीजें बताता है। सबसे पहले तो ऐसी कोई लॉ ही नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, और दूसरी चीज, ऐसी कोई लॉ अगर बनी हुई है पहले से तो उसका उतना पोर्शन जितना अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो वैलिड नहीं होगा, उसे हम वॉइड मानेंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 368 क्या बोलता है। 368 में बोला गया है, जैसे कि बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, whether we can amend our constitution or not, who can amend our constitution, right? So हमें ये पता होना चाहिए कि yes, our constitution can be amended, and किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिशन, कुछ ऐड कर सकती है, कोई एग्जिस्टिंग चीज है जिसमें वेरिएशन कर सकती है, और कोई एग्जिस्टिंग आर्टिकल है जिसे रिपील भी कर सकती है, बट with the condition that a basic structure on which constitution is based or basic structure of constitution cannot be changed। मतलब पार्लियामेंट माइनर मॉडिफिकेशंस कर सकती है, कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग सिनेरियो, बट बेसिक चीज कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक स्ट्रक्चर, नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नहीं चेंज कर सकता, राइट? अब जैसा कि हमने पढ़ा, फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। और ये किस आर्टिकल ने हमें बताया है? आर्टिकल 13 ने, राइट? तो आर्टिकल 13 से दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन निकल के आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हमें ये बोलती है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने से पहले का, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, देन जो फंडामेंटल राइट है वो ओवरशैडो कर देगी उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लॉ का फॉर अ टाइम बिंग, टिल द टाइम इट इज कॉन्ट्रवेनिंग फंडामेंटल राइट। सो एक्लिप्स मतलब वो वाला पोर्शन लॉ का एक्लिप्स्ड रहेगा एंड विल बी ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट, जब तक उसका जो प्रोविजन है उसको कंप्लायंस ना बना दिया जाए फंडामेंटल राइट्स का, राइट? तो फंडामेंटल राइट्स कैन ओवरशैडो एनी प्रोविजन इन लॉ विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी में। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि लॉ, ये नहीं कि अगर कोई भी लॉ में कुछ ऐसा प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्ट्रवीनिंग है तो वो पूरा लॉ ही इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, लॉ का सिर्फ उतना पोर्शन जो इनकंसिस्टेंट है, जो कॉन्ट्रवीनिंग है, सिर्फ वो ही पोर्शन वॉइड होगा, पूरा लॉ नहीं। देयरफॉर देयर इज सीवियरेबिलिटी, दोनों चीजों को अलग किया जा सकता है। The contravening provision can be removed, can be differentiated from the law and can be kept as dormant. Rest of the law will be functional. अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, जो है आर्टिकल 12 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिफाइन करता है स्टेट को। तो स्टेट सुनने में तो बहुत ऑर्डिनरी सा टर्म लग रहा है और हमारे दिमाग में आएगा कि हम स्टेट को क्यों पढ़ें, स्टेट का क्या मतलब है, हमें तो पता है स्टेट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। नो, स्टेट का बहुत स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिया गया है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, वो स्टेट के अगेंस्ट है। जो सिटीजन्स हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स को स्टेट के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को कौन गारंटी करता है? स्टेट। मतलब स्टेट ये बोलता है कि हमने आपको ये फंडामेंटल राइट दिया है एंड हम आपको गारंटी देते हैं ये राइट आपसे नहीं छीना जाएगा, और हम ऐसे कोई एक्ट्स नहीं करेंगे जिससे आपका फंडामेंटल राइट हैम्पर हो। एंड दिस पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट टू एक्ट आर्बिट्ररीली, राइट? सो अब हम देखेंगे वो ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, एंड देयरफॉर उन एंटिटीज के ऊपर या उन एंटिटीज के अगेंस्ट हम अपनी फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 12 ये बोलता है स्टेट की डेफिनेशन में तीन तरह की एंटिटीज हैं। तो फ्रेंड्स, पहली दो एंटिटीज तो एकदम क्लियर है, जो बोलती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा बोलती है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मतलब ये दोनों तो वेरी क्लियरली डिफाइन है कि स्टेट में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, ये तो क्लियरली हो गया स्टेट।
अब कंफ्यूजन कहाँ पॉपअप होता है? कंफ्यूजन पॉपअप होता है थर्ड पॉइंट में, जो ये बोलता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुछ लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इन थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज के से क्या मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले तो लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज होती हैं जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, राइट। सो जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, हमारी पंचायत सिस्टम्स हो गए, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। सो दीज आर क्लियरली डिफाइंड इन जनरल एक्ट। सो इस ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती है और इनको हम स्टेट मान सकते हैं। अब कंफ्यूजन मेनली आता है अदर अथॉरिटीज में, बिकॉज अदर अथॉरिटीज का डेफिनेशन बहुत जनरल और बहुत डायनेमिक है, एंड देयर वाज टू मच कंट्रोवर्सीज रिलेटिंग टू दिस अदर अथॉरिटीज। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने के लिए किसी के ऊपर केस कर देते थे, किसी एंटिटीज के ऊपर, एंड कोर्ट में ये जाता था कि वेदर ये स्टेट होगा कि नहीं होगा, क्या हम स्टेट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में एक केस की हियरिंग के टाइम कुछ टेस्ट डिफाइन किया था, और ये टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एंटिटी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी कि नहीं आएगी। वो टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट है, अगर किसी भी एंटिटी का एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, अगर उसका जितना भी शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो सिंपली स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। जिसका ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर सेंटर या स्टेट की फंडिंग से मीट आउट हो रहा है, देन वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। थर्ड टेस्ट, if particular entity or corporation enjoy the monopoly and a monopoly is not earned by it, a monopoly is conferred upon it by the state। मतलब स्टेट ने कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए हैं जिसकी वजह से वो मोनोपोली इंजॉय कर रहा है सोसाइटी में, देन वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। देन एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। अगर हम किसी भी एंटिटी की मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं there is complete control of government, complete control of state or central government, then it will be a entity which will be in definition of state। अगर किसी कॉरपोरेशन और किसी एंटिटी का फंक्शनिंग ऐसा है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, मतलब उसका जो नेचर है वो पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, मतलब गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है उससे क्लोजली रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो फंक्शन जरूरी है या उसी के तरह का फंक्शन, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, देन उस पर्टिकुलर एंटिटी या कॉर्पोरेशन को हम स्टेट बोल सकते हैं। एंड लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का और वो ट्रांसफर किया गया है किसी कॉरपोरेशन को चलाने के लिए, तब भी हम उसे स्टेट ही बोलेंगे। सो ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं अगर हमसे पूछा जाए कि कोई अथॉरिटी स्टेट है कि नहीं है। So friends, this was all about basics of Indian Constitution. In my next video, we'll study part 3 of Constitution, that is fundamental rights, and it is one of the very important topic for you. So thank you friends. You can subscribe to my channel CS Ab Initio for starting your preparation.